हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम एयर एंड स्वागत करते हैं आपका गुप्तास क्लासेस में। जैसा कि हमारा ये कोर्स चल रहा था और ये कोर्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपका एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें भी कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, चाहे वो EMRS का हो, चाहे DSSB का हो, और भी बहुत सी वैकेंसी हैं जिसमें कॉमर्स एक मेन पार्ट के रूप में आता है। और इस पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, लाइक यहाँ पे देखिए कि ये कोर्स सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, आगे बिना देरी करे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हमने वहाँ उस दिन बेसिक एग्जाम्शन पे छोड़ा था, बेसिक एग्जाम्शन को हम देखते हैं। सबसे पहला बेसिक एग्जाम्शन है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है। तो इसको भी आप याद रखना कि लाइक कि कहीं पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ना हो के सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आ जाए लिखा हुआ, तो उसका मतलब भी यही है। चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट में क्या है, बिल्कुल विस्तार से चलेंगे। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब मालिक होता है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि लाइक ये कंसेप्ट मैं पहले एक बार वैसे समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी एक बार और देखेंगे। ये कंसेप्ट कहता है कि लाइक कि बिजनेस जो है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होना। बिजनेस अलग है किससे? उसके प्रोपराइटर से। क्यों अलग है देखेंगे। दस द ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिजनेस अलग है और प्रोपराइटर अलग है। प्रोपराइटर मतलब उसका मालिक अलग है। दस द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उन्हीं को हम बुक्स ऑफ बिजनेस में डालेंगे। ठीक है, बिजनेस एंटिटी एग्जम्पशन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो उस पर भी अप्लाई होगा, पार्टनरशिप फर्म पे भी अप्लाई होगा, कंपनीज पे भी अप्लाई होगा। इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंपनीज द लीगल रिलेशनशिप ऑफ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर इज ऑल्सो सेपरेटेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि कंपनी के केस में जो लीगल रिलेशनशिप है कंपनी की, है ना, और उसके जो शेयर होल्डर्स की वो क्या होती है? वो सेपरेट होती है एज अगेंस्ट सोल प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस पॉइंट को मैं अभी अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। हेंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, पर्सनल एसेट ऑफ सच एंटिटी कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड वाइस वर्सा। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा साइड में चल के, है ना। चलें साइड में, आ जाइए, ये अपनी कॉपी पे आ गए, हम अपनी नोटबुक पे आ गए। चलिए क्या कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर इसको बोलेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहता है ये कहता है, पहला पॉइंट तो ये कहता है, पहला ये पॉइंट कहता है, एक मिनट, बिजनेस is distinct from its owners। क्या है? बिजनेस क्या है? अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होना, ओनर से। अब इसने ये लाइन कह दी लाइक कि बिजनेस अलग है, तो क्या सच में बिजनेस अलग है? है ना। अब हम देखते हैं कि लाइक कि आप देखते हो कि बिजनेस कि हम अगर जैसे टाइप देखें तो बिजनेस में आता है, एक पहले आता है सोल प्रोपराइटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद आता है आपका एक LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एक्ट कौन सा है? 2008। ठीक है, इसका एक्ट कौन सा है? 1932।
ठीक है, ये सबरे लॉ हैं, लॉ के अकॉर्डिंग ये अकाउंट्स चलती है। ठीक है, और फिर है आपका कंपनीज। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, और इसका बस ये कहना है कि बिजनेस जो है वो अलग है और ओनर्स उसके अलग हैं। तो अब ये अलग कैसे हैं, है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये अलग कैसे हैं साहब। ये अलग ऐसे हैं कि बिजनेस जो होगा उसकी बुक्स होंगी, ठीक है, उसमें बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या उसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका बनता है नो, नेवर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये बात हमें किसने बोली है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने। ठीक है, अब दो व्यू बताए इसमें, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, दो व्यू चलते हैं, टू व्यूज। एक व्यू होता है आपका अकाउंटिंग व्यू और एक होता है आपका लीगल व्यू। ठीक है, कि हम चीज़ों को कैसे ट्रीट करेंगे। अब सपोज करो एक कंपनी है, तो कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हमने ये बोला कि बिजनेस तो अलग है और उसके ओनर अलग हैं। तो ओनर कौन है यहाँ पे? शेयर होल्डर सपोज करो। ठीक है, तो अब ये कहता है कि बिजनेस में बिजनेस के ट्रांजैक्शन आएंगे, खाली पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। बट अकाउंटिंग में क्या कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जो बिजनेस से रिलेटेड है। बट एक लीगल व्यू भी है। लीगल व्यू क्या कहता है कि सपोज करो कि जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। कंपनी क्या हो जाती है? इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो क्या इंसॉल्वेंट के टाइम पे, मतलब तो इंसॉल्वेंट के टाइम पे क्या होगा? इंसॉल्वेंट के टाइम पे ये होगा कि शेयर होल्डर्स अलग हैं। ठीक है, और वो अलग ही रहेंगे। कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो शेयर होल्डर्स अलग हैं और वो अलग ही रहेंगे। मतलब लाइक कि जितने रुपीस के उन्होंने शेयर परचेज किए थे, मतलब जितने का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, अप टू दैट इन्वेस्टमेंट ओनली, अप टू दैट इन्वेस्टमेंट ओनली दे आर लायबल। मतलब कि अगर कोई बंदा है, सपोज करो एक मिस्टर ए नाम का बंदा है, मिस्टर ए, और उसने 10,000 रुपये के शेयर्स ले रखे हैं, इसमें RIL में, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लो, पता चला कोई कंट्रोवर्सी हो जाए RIL के नाम के लेके, है ना। सपोज करो XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसमें उसने 10,000 शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, और ये 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितने हो गए? ये 1 लाख रुपये हो गए। ठीक है, अब क्या कहता है लीगल व्यू? क्या कहता है लीगल व्यू? ये कहता है कि अप टू रुपीस 1 लाख ओनली मिस्टर ए इज लायबल। 1 लाख तक के अमाउंट के लिए ही वो लायबल है। मतलब कि उनका 1 लाख तक की जिम्मेदारी है, और जो डूबे तो डूबे। इसके बाद मिस्टर ए को ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने घर में से ला के पैसे दो, अपने और एसेट बेच के पैसे दो और कंपनी को बचाओ। ठीक है, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोनों चीज़ें बात करी। ठीक है, वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पे होता है हमारा सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर मतलब होता है लाइक कि अपना खुद का बिजनेस होना।
खुद का बिजनेस मतलब कोई शॉप वगैरह है जो कहीं पे भी, मतलब इन दोनों में पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, वो सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर में सपोज करते हैं मिस्टर बी हैं, उनकी एक ग्रॉसरी स्टोर है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, फॉलो तो यहाँ पे भी होगा, फॉलो ऐसे यहाँ होगा कि भाई बिजनेस के खर्चे अलग करो और खुद के पर्सनल एक्सपेंस अलग करो। क्यों करनी है अलग साहब? अगर हम अलग नहीं करेंगे तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी बिजनेस की, कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या में है ना? ठीक है। बट अब लीगल व्यू क्या कहता है? लीगल व्यू यहाँ पे प्रोप्राइटर को कोई भी फ़ायदा नहीं देता है। लीगल व्यू क्या कहता है कि साहब दुकान तुम्हारी, धंधा तुम्हारा और देनदारी भी तुम्हारी। ठीक है। लीगल व्यू क्या कहता है, दुकान तुम्हारी, धंधा तुम्हारा। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ माना जाएगा कि मिस्टर बी ही इंसॉल्वेंट हुए हैं। ठीक है ना? तो इन दैट केस मिस्टर बी इज liable to pay, Mr. B is liable to pay his all liabilities related to business as well as पर्सनल। कहने का मतलब ये है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या मिस्टर बी को चुकाना पड़ेगा पैसा? जी साहब, चुकाना पड़ेगा। अब वो चाहे अपना घर बेच के लाएं, दुकान बेच के लाएं या पूरे जहां बेच के लाएं, उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। एक लास्ट कड़ी और है इसमें, उसको और देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म, पीएफ का मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप के फॉर्म में भी ये है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करो, पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करो। ठीक है। बट वहीं इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स आर liable to pay his debts as well as debts of the partnership firm। तो सपोज करो कि पार्टनरशिप फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो सपोज करो यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर। ठीक है। और इनकी कंपनी का नाम है ABC पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABC लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो इन दैट केस है ना, अब क्या होगा, अब इस टाइम पे अब क्या होगा कि मान लो सपोज करो कि ये इंसॉल्वेंट हो जाती है, फर्म इज़ इंसॉल्वेंट नाउ। तो ABC को क्या करना पड़ेगा, अपने घर बेचें, चाहे वो दुकान बेचें, अपनी जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच के इनका कर्जा चुकाना पड़ेगा। ठीक है। अपनी लायबिलिटी से वो मुक्त ऐसे ही हो सकते हैं। जो हमने डिफरेंस देखा। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए किसी को। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया पूरा। चलिए, तो इसमें यही लिखा हुआ है, देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंपनी द लीगल रिलेशनशिप ऑफ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर इज ऑल्सो सेपरेट। तो मतलब क्या है कि कंपनी के केस में जो लीगल रिलेशनशिप है, कहने का मतलब है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर्स पर कोई आँच नहीं आएगी। ठीक है। वहीं अगर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप अगर बंद होती है तो इन दैट केस
क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के केस में अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लायबिलिटी से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें पे ऊपर बात करता है ना, और क्या पे ऊपर बात करता है, चलिए उस चीज़ को भी देख लेते हैं कि और क्या के ऊपर बात करता है। यहाँ पे जगह है, हाँ है, चलिए क्या के ऊपर बात करता है देखते हैं रुकिए, तो ये और पेन ले लेते हैं, है ना। वो बात करता है आपके कि आप ये कंसेप्ट ये मानता है कि आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, एक नंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन को किससे अलग करता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन से। तो अगर कहीं पे भी आपको बोला जाए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को, पर्सनल ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए आपका कौन सा कंसेप्ट जिम्मेदार है, चल क्यों नहीं गया जी, एक मिनट, हाँ, ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा कंसेप्ट जिम्मेदार है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट का नाम है वो है बिजनेस, पेन बेकार है, दूसरा लिखते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा आपका दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ है बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटी किससे अलग हैं, वो अलग हैं आपके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी से। ठीक है भाई, अपने बिजनेस के एसेट अलग हैं और पर्सनल एसेट अलग हैं और लायबिलिटीज़ अलग हैं, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकती हैं। तो ये भी कौन सा कंसेप्ट कहता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, वो बात करता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तीसरी बात ये करता है कि बिजनेस की इनकम क्या है, अलग है, किससे अलग है, आपकी पर्सनल इनकम से। तो पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को अलग करता है वो कौन सा कंसेप्ट है, वो भी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। कभी कोई आ जाए मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस एक नंबर में, तो उसका आंसर हमेशा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हुआ। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एक चीज़ और कहता है, लाइक कि अगर कोई बंदा मतलब कोई बंदा लाइक मिस्टर ए है ना, और वो तो ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एज पर बिजनेस अगर उस कैपिटल को क्या कह रही है, लायबिलिटी मान रही है, क्यों, क्योंकि उसकी अब जिम्मेदारी है कि मिस्टर ए को वो 10,000 वापस करे, क्योंकि इसने ये बिजनेस में पुट कर दिए हैं। तो बिजनेस अगर उसको लायबिलिटी मान के चल रहा है तो वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी मान के चल रहा है, उसका आंसर भी क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और मैंने जितना सरल भाषा में हो सकता था, सरल हो सकता था, जितना सिंपल हो सकता था, उतना मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है वैसे, और आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा अपनी कहीं पे इन सब चीज़ों को, अपनी पर्सनल नोटबुक में, वीडियो में पॉज कर लीजिएगा अगर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हो तो। मैं थोड़ा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ जस्ट बिकॉज हम पे आज थोड़ी जगह इसमें कम है। ठीक है, अगले कंसेप्ट की ओर चलें, चलो अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, अगला कंसेप्ट कौन सा है, यहाँ पे मैंने वैसे लिख दी हैं ये सारी चीज़ें, बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग हैं, ठीक है, लायबिलिटी अलग है अपनी और बिजनेस की अलग हैं, बिजनेस के एसेट अलग हैं, अपने अलग हैं, अपनी बिजनेस इनकम अलग है और वैसी अलग है। ठीक है, चलें अगला कंसेप्ट कहता है मॉनेटरी कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसका दूसरा नाम है मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। This assumption distinguishes between the qualitative and the quantitative aspect of a transaction.
क्या कहता है कि ये मतलब क्या है, डिस्टिंग्विश करता है, मतलब भेद करता है। भेद करना मतलब उसमें मतलब इन द सेंस कि दोनों को, क्वालिटेटिव चीज़ों को और क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को अलग करता है। कैसे अलग करता है, मतलब कि इसमें जो हम देखेंगे वो क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे ही पता चलेगा ना कि हम जब चीज़ों को भेद करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब दोनों में डिफरेंस करना सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अ फैक्ट और अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग बुक्स ओनली इफ द इफेक्ट ऑफ सच अ सिचुएशन और ट्रांजेक्शन कैन बी कंप्यूटेड इन मनी टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम तभी रिकॉर्ड करेंगे किसी ट्रांजेक्शन को या किसी फैक्ट को जब वो अकाउंटिंग बुक्स में हम किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को, मॉनेटरी टर्म्स में। अगर कोई मॉनेटरी टर्म्स उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, और मॉनेटरी टर्म्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम उसको नहीं कहेंगे। मॉनेटरी कंसेप्ट यही कहता है, मॉनेटरी मेजरमेंट एजम्पशन यही कहता है। ठीक है, इसके दो नाम हैं, ये आपको याद रखनी है। और अगर क्वेश्चन ये वाली पहली लाइन से भी अगर उठा के पूछ ले तो ये लाइन भी याद रखनी है आपको कि दिस कौन सा ऐसा एजम्पशन है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन में डिफरेंस करता है। तो वो उसका आंसर भी आपका क्या बनेगा, मॉनेटरी कंसेप्ट या मॉनेटरी मेजरमेंट एजम्पशन। ठीक है, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ये तो हमने पहली लाइन में मतलब जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रेटिंग, है ना यही तो, एंड कम्युनिकेटिंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर ओनली। ठीक, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी थी ना कि लाइक कि जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगे आपके अकाउंटिंग में। ठीक है, चलें अगला देखते हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है, इसको दूसरा नाम और है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी कंसेप्ट। इसको कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी कंसेप्ट भी बोला जाता है, किस चीज़ को, गोइंग कंसर्न को। ठीक है, तो ये आपको भी, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एज द नेम सजेक्ट्स, नेम जैसे सजेस्ट करा है, गोइंग कंसर्न मीन्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूइंग इंडेफिनेटली। कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि हमारा ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हम लंबे समय तक जाएंगे। ठीक है, लंबे अंतराल तक जाएंगे, और वो लंबा पीरियड क्या होगा, वो इंडेफिनेटली होगा। ठीक है, अब मैं जैसे आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, उस कहानी को सुनना बस, और चीज़ों को अपने दिमाग में लेते चलना। सपोज़ करिए कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसने एक बिज़नेस खोला, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, चाहे बिज़नेस कैसा हो, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, इधर देखते हैं, सपोज करो यहाँ पे मिस्टर गोयल ने अपना एक बिज़नेस खोला। ठीक है, ये है बिज़नेस उनका। ठीक है, अब बिज़नेस ये है बिल्कुल मतलब सिंपल बिज़नेस है, जो समझ करो इनका बिज़नेस है ऑटोमोबाइल पार्ट्स का। ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्ट का बिज़नेस था साहब का, मिस्टर गोयल साहब का। तो मिस्टर गोयल साहब ने ये, अगर मान लो सपोज करो कि इन्होंने ये बिज़नेस खोला है, तो क्या इनकी कैसी कभी इंटेंशन होगी कि ये अपने हाथों से इस धंधे पे ताला लगाएं? बताओ, ताला लगाने की इनमें कोई इंटेंशन होगी? नहीं होगी ना कभी। साहब अगर किसी को कोई धंधा करना है तो वो धंधा करेगा ही क्यों, जब उसे लगता है कि मैं 1 साल के लिए करूँगा, 2 साल के लिए करूँगा, 5 साल के लिए करूँगा, 10 साल के लिए करूँगा। ऐसी इंटेंशन लेके तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करता नहीं है। वो क्या सोच के स्टार्ट करता है, वो सोचता है कि ये जो पीरियड होगा, ये होगा ऐसा होगा, इंडेफिनेटली पीरियड होगा, इंडेफिनेट पीरियड होगा।
मेरा जो बिज़नेस है वो फलता फूलता रहेगा, उसकी ग्रोथ होगी और सारे काम आसानी से होंगे। जी हर एक इंसान की इंटेंशन होती है जो भी अपना बिज़नेस लेके बैठता है, चाहे वो चाय की टपरी लेके ही क्यों ना बैठ रहा हो, क्या उसके दिमाग में कभी रहता है कि नहीं मैं इसको बंद कर दूंगा? कोई नहीं सोचता ना, है ना। तो ऐसी इंटेंशन लेके ही गोइंग कंसर्न चलता है। गोइंग कंसर्न एक बेसिक एजम्पशन है, वो मानता है कि अगर कोई धंधा खुला है तो उसकी कभी एक्सपेक्टेशन या उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि उस धंधे को उसे बंद करना पड़ेगा। हर एक धंधे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि लिव लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है, चाहे वो रहे या नहीं रहे, चाहे वो खुद भी रहे या नहीं रहे, बट उसका जो बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। बट एज पर सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंसेप्ट में क्या होता है कि भाई जो ओनर होता है वही धंधे का मालिक होता है। तो ना चाह के भी क्या होता है कि अगर ओनर मर जाता है तो धंधा अपने आप ख़त्म हो जाता है ना। ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में मान लो जैसे 3 पार्टनर है ना, अब उन्होंने मान लो अब तीनों ही पार्टनर मर गए, मान लो तीनों ही 2 पार्टनर मर गए, एक पार्टनर आपका क्या हो गया, एक पार्टनर आपका पागल हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर ये गोइंग कंसेंट कंसेप्ट नहीं लग पाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि धंधा अपने आप बंद हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। कहाँ गया, दे रहा। एक्सपेक्टेशन कैसी है कि हम अपना जो कंटिन्यूटी में रहेंगे वो भी कैसे सामने आता है, इंडेफिनिट टाइम तक। इंडेफिनिट टाइम जिसको मतलब रिकॉर्ड, जिसको पता करना आसान नहीं है, मतलब कोई चीज़ इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब कि कब होगी कुछ नहीं पता, है ना। दिस कंसेप्ट underlines the assumption that the enterprise has neither any intention। भाई ये तो मैं बता चुका हूँ कि किसी भी एंटरप्राइजेस की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, ना ही उसकी कोई ज़रूरत है, ना ही उसकी ऐसी इंटेंशन है कि उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। द चांसेस टू सीज टू ऑपरेट द बिजनेस आर टू रिमोट, मतलब कि चांसेस क्या हैं कि उसको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, इसके बहुत क्या है, कम चांसेस हैं। मतलब उसकी इंटेंशन के हिसाब से ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, लाइक, है ना, ठीक है। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन विद अ व्यू दैट बिजनेस एंटिटी विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अकाउंटिंग इज जो की जाती है वो इसी इरादे से की जाती है कि जो भी बिजनेस एंटिटी है वो लंबे समय तक रहेगी। अकॉर्डिंगली, अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखेंगे, इसको देख के चलेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम, जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट ऐसे होते हैं जो आप एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं, है ना, और वो रेवेन्यू जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे एसेट जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर के लिए आप उनको यूज़ कर रहे हैं, है ना, और धंधे में इस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं कि उससे आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़े, आपकी ग्रोथ बढ़े, तो ऐसे एसेट्स को क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। तो अब ये कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं लंबे समय तक, कब तक, जब तक उसकी यूज़फुल लाइफ रहती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं जी गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए लाइक कि अगर हम फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कब तक, उसकी यूजफुल लाइफ तक, तो ये कौन से एसेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिस हैज़ टू बी डन एज पर द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है। इफ़ दिस एजम्पशन इज़ नॉट कंसीडर्ड, अगर ये एग्जाम्पशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मान लो हमने माना कि हम नहीं मानते, चलो हम ये नहीं मानते कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सालाना, ठीक है, द होल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे सालाना, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट की जितनी भी वैल्यू थी, है ना, उसको हमको एक्सपेंस मानना पड़ेगा। कब मानना पड़ेगा, उसी ईयर में जिस ईयर में हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ किया है, ठीक है। तो जब हम इतनी बड़ी अमाउंट को लाइक, क्योंकि मशीनरी या मतलब फिक्स्ड एसेट बहुत काफ़ी कॉस्टली होते हैं,
है ना, और एकदम से अगर हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि उसका यूज़ तो हम साल दर साल में मेरी दफ़े साल दर साल यूज़ करते रहेंगे। भाई एक साल में थोड़ी ना एसेट्स कोई ख़त्म हो जाएगा, अगली साल भी हो। लेट सपोज करो आपने कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, तो क्या उसकी लाइफ 1 साल होती है? नहीं होती ना, उसकी लाइफ कम से कम 5-7 साल तो होती है। लेट सपोज करो उसकी 5 साल लाइफ है, तो 5 साल की कीमत को आप एक ही साल में अगर एक्सपेंस बना के डाल दोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो आपकी क्या होगी, वो नहीं निकलेगी। और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या कहती है, नहीं निकलने वाला, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं पता चलेगा, और एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं पता चलेगा तो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको एक्सपेंस की तरह हम दिखा देते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ट्रीटेड ओवर द कॉस्ट ऑफ टोटल ईयर इन विच द एसेट वुड गिव बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूजेस। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक साल में ही ना दिखा के उसे एक लंबे पीरियड में उस फिक्स्ड एसेट्स के जो कॉस्ट है उसको चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं? एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कौन से कंसेप्ट में बोला गया है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ऐसा बोला गया है, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट हम डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ भी करते हैं, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हमारा टाइम आएगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम यही कहेंगे कि इनको भी हम एक बार में ना दिखा के एक लंबे अंतराल में दिखाते रहते हैं अपने P&L अकाउंट में, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलें, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बन सकता है ना, कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, और इसको पीरियडिक कंसेप्ट भी बोलते हैं या फिर पीरियडिसिटी भी बोलते हैं, पीरियडिसिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप तो याद रखनी है, इसके अलग अलग नाम, काम एक ही है पर नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं, पढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड इज़ यूजुअली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो जनरली कैसा होता है, 1 साल का ही होता है। एंड दैट ईयर कैन बी अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और वो ईयर कैसा हो सकता है, वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, और एनी ईयर ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब कोई सा भी ईयर हो, लाइक आपने सपोज करो अपने हिसाब से कोई ईयर बना रखा है तो भी राजी है इंसान, बट बशर्ते वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लेके चलना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल ईयर लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो मैं अब दोबारा इस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। चलो आगे आ ही गया वो भी। However, for tax purpose, the accounting period should be of financial year, starting from 1 अप्रैल to 31 मार्च, ठीक है। वैसे तो हम अलग अपने धंधों में कुछ भी ईयर मान सकते हैं, कैलेंडर ईयर मान के आप धंधा स्टार्ट कर लो, फाइनेंशियल ईयर मान के चल लो, बट इनकम टैक्स एक्ट किसके अकॉर्डिंग चलता है, वो चलता है आपका फाइनेंशियल ईयर के ही अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। चलिए, हो गया ये। द अकाउंटिंग पीरियड नॉट ओनली हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग पीरियड मान लिया तो उससे क्या होगा, हम अपने जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, ईजिली ऐसे मेंटेन कर सकते हैं लाइक कि इस साल का जो एक्सपेंस है वो इस साल में डालेंगे, है ना, और नेक्स्ट ईयर से जो रिलेट करता है उसको नेक्स्ट ईयर में भेजेंगे एक्सपेंसेस को या रेवेन्यू को, ठीक है। एंड असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। अब भाई पीरियड वाइज हमें प्रॉफिट और लॉस भी तो पता करना है, तभी तो हम पीरियड में बांट रहे हैं एक लंबे अंतराल को। अगर हम उसको पीरियड वाइज आप प्रॉफिट और लॉस नहीं पता करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा भाई कि आपको इस डेट से स्टार्ट किया था और इस डेट तक आपका इतना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा
असर्टिनिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी पता करने में हमें हेल्प मिलती है। किसके अकॉर्डिंग मिलती है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें बिजनेस इंफॉर्मेशन को। किसको? इंटेंडेड यूज़र। और इंटेंडेड यूज़र ही कौन है? ये एंड यूज़र, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। अब इस पीरियड हमने क्या किया, हमने एक पढ़ा था गोइंग कंसर्न। हमने गोइंग कंसर्न को क्या पढ़ा था? गोइंग कंसर्न को पढ़ा था लाइक कि एक बिजनेस जो है वो लंबे अंतराल तक चलता जाएगा, ठीक है। बट फिर हमने क्या कहा, देखिए ये यहाँ पर देखते हैं, हमने गोइंग कंसर्न में क्या पढ़ा? गोइंग कंसर्न में पढ़ा एक बिजनेस जो है लंबे अंतराल तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है, इंडेफिनेट टाइम तक, ठीक है। बट पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ठीक है, ये तो हमने माना, आपकी बात हम मानते हैं कि एक बिजनेस जो है लंबे अंतराल तक चलता जाएगा, ये तो हम मानते हैं। बट हम क्या करेंगे, उसमें पीरियड वाइज पार्टीशन करते चलेंगे, ठीक है। लंबे अंतराल तक तो चलेगा बट हम उसमें पीरियड वाइज पार्टीशन करते चलेंगे। और जो पीरियड वाइज पार्टीशन कितने का होगा? 12 मंथ्स का होगा। और 12 मंथ्स कोई से भी हो सकते हैं, कैलेंडर ईयर, आइदर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अब ये क्यों पीरियड, अब पीरियड क्यों बनाए? ताकि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल सके, किसकी? बिजनेस की, ठीक है। समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कुछ अलग चीज़ है या अलग केस है, इसमें कोई अलग बात है। अब चलिए लिमिटेशंस पढ़ते हैं कि भाई पीरियडिसिटी कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है। पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज़ डिफ़िकल्ट। भाई अकाउंटिंग ईयर का आइडेंटिफिकेशन करना क्या है? एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है ना। कोई फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, किसी ने अपना कुछ साल बना रखा है। तो इस पीरियडिसिटी कंसेप्ट को हमने मान लो एक लंबे अंतराल को आपने पीरियड में तो बांट दिया, बट उसके अलावा भी जो अकाउंटिंग ईयर है उसको आइडेंटिफाई करना क्या है? एक डिफ़िकल्ट टास्क है। एज पर द अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन बिजनेस ट्रांजेक्शन आर आइडेंटिफाइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, are identified and on the basis of that particular accounting period the transaction are recorded। इधर आप मेंशन कर लेंगे the transaction are recorded, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप अकाउंटिंग ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद चलो हमने अकाउंटिंग ईयर मान लिया कुछ भी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल टास्क है कि कौन से एक्सपेंस किस अकाउंटिंग ईयर से है, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरा देखते हैं, मिसलीडिंग रिजल्ट व्हेन डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड आर अडॉप्टेड। चलिए आपने, इससे क्या होता है, जो रिजल्ट है वो कैसे हो जाते हैं? मिसलीडिंग हो जाते हैं। मिसलीडिंग इन द सेंस वो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब भ्रमित करने वाले। मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करने वाले। अगर हम डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड का, अलग अलग मेथड का यूज़ करके अकाउंटिंग अपने प्रॉफिट मतलब और लॉस निकाल रहे हैं, तो अलग अलग मेथड से क्या हो जाता है? रिजल्ट मिसलीड करने लगते हैं। अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अराइज व्हेन एंटिटीज फॉलो डिफरेंट मेथड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन के लिए वो अलग अलग मेथड का यूज़ कर रही हैं अलग अलग कंपनियाँ, या सेम कंपनियाँ भी अलग अलग मेथड का यूज़ कर रही हैं। इस साल कुछ और कर लिया, अगली साल कुछ और कर लिया, है ना। तो उससे क्या होगा? उससे रिजल्ट में चेंजेस आएंगे, और रिजल्ट में चेंजेस आएंगे तो रिजल्ट कैसे होंगे? मिसलीडिंग होंगे। या फिर स्टॉक वैल्यूएशन में उन्होंने अलग अलग मेथड का यूज़ कर लिया अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। तो इन सब सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? रिजल्ट को हम क्या नहीं कर पाएंगे? कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरी अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? तो इस तरीके की चीज़ें फिर क्या करेंगी? एंड यूज़र को क्या करेंगी? भ्रमित करेंगी, ठीक है। समझ में आया? एक्चुअल कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पिछले लेक्चरों में ही कर चुके हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने बिल्कुल अलग से विस्तार से आपको समझा दिया है
तो इसको आप खुद से रीड करना, और लगे आपको कि आपको समझ में नहीं आया, मेरे को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, तो मैं एक बार रिपीट और कर दूँगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे का इसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ गुप्तास क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।